उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा और आज उसी से रिलेट करेंगे हम सिंपल पेंडुलम। तो सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। तो देखेंगे सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉब ऑफ अ मास m suspended from a light inextensible string of a length L fixed at its upper end। देख रही है बात। यहाँ पर आप देखें कि ये एक मेटालिक बॉब पर जो है वो कंसिस्ट होता है। अब मेटल बॉल होता है ये किस्म का, लेकिन जब हम सिंपल पेंडुलम को पढ़ते हैं तो इसे हम बॉब पढ़ते हैं। क्लियर? वैसे ये है क्या, हमारे पास एक मेटल की बॉल है जिसको हमने किसके साथ सस्पेंड किया है, एक ऐसी अनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ जो कि लाइट है बिल्कुल, यानी कि वेटलेस है। ये जो स्ट्रिंग है ना जिसके साथ हमने यूं कह लेंगे इस बॉल को कनेक्ट किया हुआ है या सस्पेंड किया हुआ है, ये वेटलेस है। और एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है? एक्सटेंसिबल का मतलब कि ये अनइलास्टिक है, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। और इसकी एक जो है वो अपर पार्ट को हमने, इस स्ट्रिंग की अपर पार्ट को हमने फिक्स कर दिया है और जो है वो दूसरी साइड इसको हमने एक मेटल बॉब के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो लेंथ है इस स्ट्रिंग की, इसे हम एल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? और ये एक लॉन्ग थ्रेड हमने ले लिया जिसे हम स्ट्रिंग कह रहे हैं। अब जो है वो when the bob of the pendulum is displaced at a small angle to an extreme position, the force that acts upon it are as given below। अब आप यहाँ पर पहले ये देखें, पहले तो ये रेस्ट में था। जब मैं इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर यानी कि इस पॉइंट तक लेकर गया, इस पॉइंट तक जहाँ पर अभी मैं एक डॉट बना रहा हूँ, और यहाँ से जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो ये इस तरीके का टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर दिया इसे। अब टू एंड फ्रो मोशन जब ये कर रहा है तो एंगल तो ये यहाँ से सबटेंड कर रहा है, लेकिन इस मेटल बॉब के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी फोर्स लग रही है? यहाँ पर एक देखें आप कि स्ट्रिंग के थ्रू एक फोर्स लग रही है, और हम ये पढ़ते हैं कि किसी धागे के थ्रू जो फोर्स लगती है उसे हम टेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे धागे के थ्रू जो फोर्स लग रही है, ये जो इस रस्सी के थ्रू जो फोर्स लग रही है, इस स्ट्रिंग के थ्रू जो फोर्स लग रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम टेंशन कह रहे हैं। और एक इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट ही करता है। तो आप देंगे यहाँ पर क्या दूसरा जब हमारे पास वेट की फोर्स आ गई, पहली फोर्स क्या है यहाँ पर? टेंशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, डायरेक्शन की स्ट्रिंग की डायरेक्शन में। दूसरी वेट जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है? mg के, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यानी कि दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स वेट की जो कि डाउनवर्ड और दूसरी फोर्स टेंशन की जो कि अपवर्ड लग रही है। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि वेट को जो है वो फर्दर रिजॉल्व कर रहे हैं इसके कंपोनेंट्स के अंदर। अब इससे पहले कि मैं मजीद इस चीज की बात करूं, मैं आपको थोड़ा सा नाइन्थ रिकॉल करवा देता हूं। नाइन्थ में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर, अगर फॉर सपोज ये जो स्काई ब्लू कलर का वेक्टर देख रहे हैं, इसको अगर हम रिजॉल्व करें तो इसके दो कंपोनेंट्स मिलते हैं। एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में जिसे हम ए आई कह रहे हैं या ए वन कह रहे हैं, और दूसरा जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस में जिसे हम ए जे या ए टू कह रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम कह रहे हैं जो y के डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट मिल रहा है ये हमारे पास ए वाई है, और जो है वो जो x की डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल रहा है वो ए एक्स है। यानी कि जो वेक्टर a है ये कितने कंपोनेंट से मिला है? ये दो कंपोनेंट्स से मिला है। यानी कि अगर वेक्टर a को हम रिजॉल्व करेंगे तो इसके अंदर से हमें दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक ए वाई और दूसरा ए एक्स। क्लियर? तो यहां पर अभी हमने क्या किया है इस एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जहां से एंगल सबटेंड होगा, जहां से एंगल सबटेंड होगा, हम उस जो है वो ऑब्जेक्ट यानी कि उस एक्सिस को एक्स एक्सिस रखेंगे। अगर एंगल ये यहां से सबटेंड होता फॉर सपोज, तो हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस ये है इसका और इसका वाई एक्सिस ये है।
क्लियर हो रही है बात? जहां से एंगल सबटेंड होगा हम उस एंगल सबटेंड वाली लाइन के साथ जो है वो एक्स एक्सिस को रखें, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर हमने इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके का टू एंड फ्रो मोशन करता है तो हमें पता है कि इसकी 3 पोजीशंस होती हैं। एक तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, दूसरा जो है वो इसकी एक एक्सट्रीम पॉइंट और ये दूसरी एक्सट्रीम पॉइंट। क्लियर? ये 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जिन पर ये जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। क्लियर हो रही है बात? अब हमने इसको एक एक्सट्रीम पॉइंट पर इस वेट के कंपोनेंट्स को जो है वो क्या कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। आप देखेंगे जब वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और हमने इसको रिजॉल्व कैसे किया है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले आए हैं और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले आए। क्लियर? आप देखेंगे एंगल इस जो है वो स्ट्रिंग के थ्रू सबटेंड हो रही है, तो ये जो कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के साथ एंगल सबटेंड होगा। यानी कि ये जो पार्ट है, ये जो एंगल यहाँ पर सबटेंड हो रहा है, ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। और ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये हमारे पास वाई कंपोनेंट हो जाएगा। हम 9th के अंदर हम पढ़ते हैं कि एक्स कंपोनेंट को मालूम करने के लिए हम कोस थीटा लेते हैं, तो हमने यहाँ पर W लिया हुआ है, तो W किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। और सिमिलर वे में यहाँ पर जो y एक्सिस है उसके लिए जो W है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा। अब तक आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो W का y कंपोनेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, mg sin थीटा के, और W का जो x एक्सिस है यानी कि x कंपोनेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अब जो है वो मजीद भी इसको याद रखिएगा, हम मजीद इस पर जो है वो बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम जो है वो आगे इसको पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर जो mg cos थीटा है, अगर ये इफेक्टिव होता तो बॉब को कहाँ आना था, बॉब को नीचे आना था, लेकिन बॉब नीचे नहीं आ रहा, बॉब तो y एक्सिस की तरफ जा रहा है ना। यानी कि कंपोनेंट इफेक्टिव कौन सा हो रहा है, यहाँ पर कंपोनेंट इफेक्टिव हमारे पास हो रहा है y का। एक्स एक्सिस तो जो है वो बैलेंस कर रहा है टेंशन के साथ बैलेंस कर रहा है, इसी वजह से जो है वो ये टू एंड फ्रो मोशन जो है वो पॉसिबल हो पा रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो mg cos थीटा है वो टेंशन के साथ बैलेंस हो जाएगा, बाकी जो अफेक्टिव कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, mg sin थीटा है। इसी लेक्चर में आगे हम जो कुछ करने वाले हैं उसको समझने के लिए आपको ये बात याद रखनी है। अब जब हमारे पास क्या है कि ओल्ड फैशन क्लॉक्स, a child swing and a fish sinker are the pendulum examples। पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या है कि वही के टू एंड फ्रो मोशन हो रहा। तो यहाँ पर देखेंगे ओल्ड जो क्लॉक्स हैं इसमें भी पेंडुलम आ जाता है, ये देखेंगे टू एंड फ्रो मोशंस कर रहे हैं। ये जो चाइल्ड स्विंग है ये भी देखेंगे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। यहाँ पर भी ये देखेंगे ये हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन ही, फिश सिंकर जो है वो टू एंड फ्रो मोशन ही करता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम के, या यूँ कह लें कि पेंडुलम एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? अब जो है वो a pendulum's restoring force is proportional to its displacement for minor displacement under 15 डिग्रीज। यानी कि सिंपल पेंडुलम के अंदर ये जो डिग्री सबटेंड हो रही है ना, ये डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए, 15 डिग्रीज के नीचे होनी चाहिए। क्लियर? तभी जो है वो हम कहेंगे कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्प्लेसमेंट के। जैसे हमने पढ़ा था कि लास्ट टाइम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट रिस्टोरिंग फोर्स के लिए, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑलवेज टू इन पोजीशन होगा क्लास सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से। लेकिन ये सब वैलिड है तब जब डिग्री कहाँ तक होनी चाहिए, 15 डिग्रीज के नीचे होनी चाहिए, अंडर होनी चाहिए। अब देखेंगे सिंपल पेंडुलम हैज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसी बात है कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो हमने कल पढ़ा था कि जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है वो ऑसिलेटिंग बॉडीज होती हैं, और ऑसिलेटिंग बॉडीज जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी जो वो करती हैं, SHM भी होता है उनके अंदर। तो अब ये बात हमें प्रूव करनी है। अब इनका हम प्रूफ देख लेते हैं, हालांकि ये बुक में नहीं है लेकिन जो है वो मैं आपको आपकी जो है वो कॉन्सेप्शनल ग्रोथ करने के लिए चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखेंगे हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो वेट के कंपोनेंट्स थे वो तो डिवाइड हो गए थे कोस थीटा और साइन थीटा के अंदर, यानी कि एक्स और वाई कंपोनेंट्स के अंदर।
एक्स कंपोनेंट जो पैरेलल था टेंशन के साथ वो तो बैलेंस हो गया था, और जो वाई एक्सिस था जो कि परपेंडिकुलर था टेंशन के साथ, तो वो अब देखें ना यहाँ पर ये हमारे पास एक मेटालिक बॉब आ गया, क्लियर, टेंशन की फोर्स ये लग रही, तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था, क्लियर। तो एक्स एक्सिस तो इसके साथ बैलेंस हो रहा था, वाई एक्सिस जो है वो काम कर रहा था। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से लिखा है कि सिंस बॉब डज नॉट मूव पैरेलल टू द स्ट्रिंग therefore T is balanced by the WX component. Hence net force acting on the bob is given by, अब जो सिर्फ नेट फोर्स इस बॉब पर जो एक्ट कर रही है वो हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू WY, और WY किसके बराबर था, mg sin थीटा के। अब W बराबर होता है mg के, तो जहां पर मैं W लिख रहा हूं तो इट मीन्स के वहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, mg की बात कर रहे हैं, या जहां पर मैं mg लिख रहा हूं वहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, वहां पर हम बात जो है वो W की कर रहे हैं। तो नेट फोर्स एक ही लग रही है जो कि कौन सी है, W sin थीटा। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन कहाँ से, नेगेटिव साइन इस वजह से क्योंकि ये ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। हमें पता है कि जो चीज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो नेगेटिव साइन शोज दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होता है। और अब जो है वो यहाँ पर हमें पता है कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एफ जो है वो बराबर किसके हो जाती है, एफ हमारे पास बराबर हो जाती है एफ इजिकल टू एम ए के बराबर हो जाती है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर जो फोर्स है हमारे पास वो क्या है, एफ इजिकल टू एम ए, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें तो एफ की जगह पर तो देखें एम ए आ गया, और इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो डब्ल्यू साइन थीटा था, जैसे कि हमने कहा कि डब्ल्यू की जगह पर हमने एम जी रख दिया, माइनस से हम डब्ल्यू की जगह पर एम जी साइन थीटा आ गया। क्लियर हो रही है बात। अब एम से एम को हमने कैंसिल कर दिया, कैंसिलेशन हो गई, तो हमारे पास क्या बच रहा है कि ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। क्लियर। अब स्मॉल वैल्यूज के लिए, क्योंकि वैल्यूज बिल्कुल स्मॉल हो, जैसे कि हमने पढ़ा कि अंडर 15 डिग्रीज होने चाहिए, 15 डिग्रीज के नीचे जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये जो है वो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। तो हम लिख लेंगे ये जो साइन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर अब ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे, क्योंकि थीटा बिल्कुल स्मॉल है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर फिर एक नई चीज लेकर आ गए हम यहाँ पर, जिसको समझने से हम जो वो अपने कॉन्सेप्ट पर पहुंच जाएंगे। आप देखेंगे हमारे पास ये एक सर्किल है, क्लियर, और सर्किल में बॉडी पहले इस पॉइंट पर मौजूद थी, इसका रेडियस आर था, फिर जो है वो हम बॉडी को ऊपर ले गए, तो हमें पता है कि सर्कमफेरेंस पर जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी करती है उस डिस्टेंस वाले या डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट को हम आर्क लेंथ कहते हैं। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाता रहूं तो डिग्री भी बढ़ती जा रही है, यानी कि एंगल भी बढ़ता जाएगा और ये आर्क लेंथ भी बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर्क लेंथ हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल के, यानी कि थीटा के बराबर है। एक चीज यहाँ पर कांस्टेंट रहती है जो कि थ्रू आउट मोशन हम देख रहे हैं, जो कि है इसका रेडियस। ये रेडियस यहाँ पर भी कांस्टेंट था, यहाँ पर भी कांस्टेंट रहेगा, अगर हम यहाँ पर भी आ जाएं तब भी ये रेडियस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो हम इज इक्वल टू और जो है वो कांस्टेंट लेते हैं, और यहाँ पर हम कांस्टेंट क्या लेंगे, आर लेंगे, एस इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ कुछ ऐसे ही एस इज इक्वल टू आर थीटा ले आए जो कि इक्वेशन नंबर 1 के बराबर कर दिया। अगर हम पेंडुलम की बात कर रहे हैं तो पेंडुलम के लिए ये जो एक्स है, ये जो एस है, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा एक्स के, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पेंडुलम तो इस तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है ना, यानी कि एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो एस जो है वो एक्स के बराबर हो जाएगा और रेडियस जो है वो लेंथ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेटालिक बॉब है ये एक थ्रेड के साथ कनेक्ट है जो कि ऊपर सस्पेंड है, तो ये हमारे पास एल आ जाएगा। क्लियर। तो अब क्या करेंगे कि इनकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एस की जगह पर एक्स आ जाएगा।
आर की जगह पर एल आ जाएगा और थीटा की जगह पर थीटा आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एल थीटा हो जाएगा। हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, क्योंकि हम पढ़कर आए हैं कि ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे एल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई करेगा, सॉरी डिवाइड करेगा, तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्या है, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे कि ए इज इक्वल टू माइनस जी, थीटा की जगह पर हमने क्या रख दिया, एक्स अपॉन एल रख दिया। क्लियर। अब जो है वो जी एक्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने एक्स को बाहर रखकर जी अपॉन एल कर दिया। ये जी अपॉन एल हमने क्यों कर दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वो भी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी, और लेंथ भी हमने पढ़कर आएगा, लेंथ भी जो है वो हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जी अपॉन एल जो है वो दोनों कांस्टेंट होंगे, तो हमने कांस्टेंट रख दिया यहाँ। अब देखें यहाँ पर कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, माइनस डिस्प्लेसमेंट। यही कुछ हमने कल पढ़ा था जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ रहे थे। इन द लास्ट हमारे पास यही कंक्लूजन निकला था, जिससे हमारे पास ये प्रूव हो रहा है कि द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो क्वेश्चन हमने ड्राइव की इस वक्त, ये इसी बात को प्रूव करने के लिए की कि जो सिंपल पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कैसे कर रहा है, या जो मोशन है सिंपल पेंडुलम का वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे। तो होप सो कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम बात करें टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब जो टाइम पीरियड अगर हम बात करेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमारे पास किसके बराबर गिवन है, टाइम पीरियड हमारे पास बराबर होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यानी कि फॉर द सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वी हैव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर इट्स पीरियड। टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। द फार्मूला शोज दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स इट्स लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी ओवर दैट प्लेस। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड इट्स एम्पलीट्यूड। ये जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास किससे इंडिपेंडेंट है, मास से भी इंडिपेंडेंट है, चाहे मास कोई भी हो, और इसके एम्पलीट्यूड से भी एम्पटी है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। डिपेंड किस पर कर रहे हैं, यानी कि टी जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, अंडर रूट ऑफ लेंथ के है। यानी कि अगर लेंथ हमारे पास, और सपोज पेंडुलम की जो लेंथ है वो है हमारे पास 4, तो टाइम पीरियड कितना होगा उसका 2 सेकेंड। और ये बात अगर लेंथ जो है वो हमारे पास है 16, तो टाइम पीरियड उसका कितना होगा 4। तो ये हमारे पास जो है वो इनका रिलेशन आ जाता है, और अगर हम टाइम पीरियड मालूम करना होगा तो इस फॉर्मूले के थ्रू मालूम करें। और सो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब जो है वो हमारे पास इसी से रिलेटेड है, जो कि मैंने चाहा कि इसी के अंदर आपको समझा दूं। ये मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, बस आपको डायग्राम के थ्रू ही समझा देता हूँ कि बॉल एंड बाउल सिस्टम और एसएचएम क्या है। आप देखेंगे एसएचएम हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर। अब अगर ये बॉल इस पॉइंट पर पड़ा हुआ है जो कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, बाउल के अंदर हमने रखा हुआ है इसको, और ये इस पोजीशन पर पड़ा हुआ है, तो देखेंगे इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट करेगा, ऊपर एक्ट करेगा। क्लियर। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये बॉल जो है बाउल के अंदर किस में होगा, रेस्ट में होगा। लेकिन अगर मैं इस बॉल को यहाँ से फोर्स लगाकर ए पर ले जाऊं, तो ए पर इसका वेट तो डाउनवर्ड ही आएगा, लेकिन इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। क्लियर। हमने पढ़ा है कि इसके फैक्टर्स आएंगे, और फैक्टर्स आ जाने की वजह से अब ये जो है वो क्या करेगा, यहाँ से जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, यानी कि वो जो फोर्स मैंने अप्लाई करके यहाँ से इसको ऊपर लेकर गया हूं, तो क्या होगा कि इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो इससे खींच कर दोबारा इसके मीन पोजीशन की तरफ लेकर जाना चाहेगा। नहीं समझेंगे, अगर मैं इसको यहाँ तक लेकर गया हूँ तो एक पोजीशन में मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया। क्लियर। अब जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगा, जैसे ही मैंने फोर्स जो अप्लाई की हुई है वो रिमूव करूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स अपनी मीन पोजीशन आना शुरू कर देगा। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ये उस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो अब एनर्शिया क्या चाहेगी कि जो चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहे, और जो चीज रेस्ट में वो रेस्ट में ही रहे। तो ये मोशन में है तो इनर्शिया चाहेगी कि ये मोशन में ही रहे।
यहाँ तक पहुंचने के बाद अब इसकी काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। लेकिन इनर्शिया की वजह से इसकी स्पीड अप हो जाएगी, और स्पीड अप होने की वजह से ये दोबारा इस तरफ चला जाएगा, यानी कि बी की तरफ चला जाएगा। अब जब ये बी पर पहुंचेगा तो अगेन इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और फिर ये इस तरीके से इस बाउल के अंदर टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। अब जब ये बाउल के अंदर टू एंड फ्रो मोशन अपनी दो एक्सट्रीम पोजीशंस पर करता रहेगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो मोशन हो रहा है हमारे पास, ये मोशन भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। तो होप सो कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर ऐसी कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।